राजस्व लेखे में आपने लक्ष्य रखा है 47.89% अधिक प्राप्त करने का। कैसे प्राप्त होगा? या तो आप टैक्स लगाएंगे या कोई तरीका निकालेंगे। 25-26 में 25-26 का जो बजट है उसमें बहुत सी मदें हैं जिसमें अधिक वसूली करने वाली मदें थी। जैसे राजवस्त्र सेवा कर में आपने सोचा था 79.18, भू राजस्व में आपने सोचा था 144.57, अष्टांग पंजीकरण शुल्क में सोचा था 33 बार, ऐसे है सब में आपने बढ़ा कर रखा था। अच्छा, आप सरकार ये वसूली जब करेंगे तो या तो महंगाई बढ़ेगी या तो टैक्स लगेगा। तो इस पर आपको विचार करना चाहिए और गंभीरता से इसे सोचने की जरूरत है। अच्छा चलिए, नहीं ठीक है, आप टोकते हैं, ठीक है, हम सुधार कर लेंगे अगर हो सकता है हमारी जानकारी ना हो, क्योंकि सरकार के पास सारे आंकड़े अधिकारी हैं। अब तो छपता नहीं। वित्त मंत्री जी आप पहले यहाँ एक सूचना की डायरी छपती थी। सूचना विभाग, सांख्यिकी विभाग बताता था हमारा पर हेक्टर कितनी उपज है, हमारा पर कैपिटा कितनी आमदनी है, हम दवा पर कितना पर कैपिटा खर्च करते, एक सूचना डायरी बनती थी। अब आपने वो भी बंद कर दिया। नहीं है। अब हमको तो नहीं मिलती तो इसको खोजने की क्या जरूरत थी? लाइब्रेरी में वही बैठ के पढ़ लेते, उसको करने की क्या जरूरत थी? नहीं, बनवा दीजिए, बनवाना चाहिए। ब्याज अनुपात, यह अनुपात जितना अधिक होगा, राज्य सरकार किसी नए ऋण की सेवा प्रदान करने और अपनी राजस्व प्राप्तियों से अपने राजस्व व्यय को पूरा करने में उतनी ही कम सक्षम होगी। दूसरा, यह ब्याज अनुपात निरंतर बढ़ता जा रहा है। 24-25 में 9.6% था, 25-26 में 10.4% रहने का अनुमान है, 26-27 में 9.2% का अनुमान है ब्याज का। ये अब जब ब्याज बढ़ेगा तो आपका बहुत बड़ा जो खर्च होना है वो अपने आप रुक जाएगा, इसलिए इसको भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब मैं 2-3 बातों बजट पर फिर मैं एक बात करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आज बजट भेजते हैं हम लोग गदगद हो जाते हैं कि बजट आ गया, मेरी सड़क बन जाएगी, और 12-1 बजे बाद जब इंजीनियर से पूछते हैं कहते बजट वापस हो गया। उसका कारण क्या है? आप जीरो बजटिंग कर देते हो। होना भी चाहिए। हम नहीं, पहले ये व्यवस्था थी, हालांकि मैं ही उसमें जिम्मेदार हूँ। माननीय तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, मैंने उनसे लड़के को, हम पहले ये होता था बजट आया अगर नहीं खर्च हुआ उसका तो दिक्कत ये होती है वो पैसा जाए कहाँ। तो पहले तिवारी जी थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने पर्सनल लेजर अकाउंट बनवाया था और उसमें डाल देते थे और पैसा पड़ा रहता था, 2 लाभ होता था। एक तो आपकी ट्रेजरी हाई रहती थी, जब ट्रेजरी हाई रहती थी तो आप रिजर्व बैंक से आपको पैसा बराबर मिलता रहता था। अब क्या हुआ, पैसा चला जाता है और लैप्स हो जाता है, वो योजनाएं चल नहीं पाती, वो उसमें पड़ा रहता था। हमने क्यों उठाया था? हमारे ज़िले में 3 अरब रुपया PLA में पड़ा था, प्राथमिक प्राइमरी स्कूलों का, काम नहीं हुआ। मैं बहुत लड़ा, फिर ये प्रश्न अध्यक्ष जी ने प्रश्न और संदर्भ समिति को छोड़ दिया। फिर तिवारी जी मान गए कि ठीक है PLA में जमा करेंगे, लेकिन 1 महीने बाद उस पैसे को निकालकर हम उन कामों पर खर्च करेंगे जिसके लिए स्वीकृत अभी है नहीं। पैसा जाता है, चला आता है, काम होता नहीं। तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि बजट वापस ना हो। किसी भी तरीके से बजट वापस होता तो आपका विकास रुकता, आपकी योजनाएं रुकती हैं, आपका जो संकल्प है वो संकल्प कमज़ोर होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस बजट के बारे में इसको सोचें और किसी भी तरह से जो पैसा जाए फिर रात में ही वापस ना आवे, उस काम के लिए रखा जाए। ये बजट के मामले में अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत हो गया है, और खन्ना जी तो कुल पढ़े ही हैं, इनको बताने कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मान्यवर, अब मैं दूसरी तरफ बढ़ता हूँ। देखिए
स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हैं। मानव जीवन की दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, चिकित्सा और शिक्षा। ये दोनों मानव जीवन के विकास को पराकाष्ठा पर ले जाते हैं, और इस पर अगर आप अधिक ध्यान नहीं देंगे तो ज्यों की त्यों रह जाएंगे। हम बजट पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, कितना आपको मिला कितना नहीं मिला, लेकिन एक बात कहेंगे, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या आपको जो जिला अस्पताल है, जो मेडिकल कॉलेज हैं, इसमें जिस तरह की दवा की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तो आपने ट्रस्ट की व्यवस्था करा दी है, हमारे अस्पताल में भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1-2 स्वास्थ्य केंद्र जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने थे, रमाशंकर कौशिक जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उनसे मांगकर एक अपने लिए ले गए थे, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा पुराना था। अब तो बिल्डिंग भी गिरा के नहीं बनने जाए, वहाँ है, लेकिन अगर स्वास्थ्य इसमें डॉक्टर नहीं उपलब्ध हैं, आपको सर्जन नहीं मिल रहे हैं, ऑपरेशन करने वाले नहीं मिल रहे हैं, और आपने यूक्रेन से और मॉस्को से और जहाँ से पढ़ के लड़के आए हैं उनको आपने अभाव में नहीं, आपके MBBS मिले लखनऊ के, कानपुर के, आपने उनको रख लिया। मैं उनकी योग्यता को नहीं चैलेंज करता हूँ, लेकिन वो लोग उतने परिपक्व नहीं हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ तो हम देखते हैं यूक्रेन वाले और ये सब वहाँ हैं। तो ये आप जो एक ज़िले में एक ही अस्पताल मेडिकल कॉलेज बनाइए, जिला अस्पताल है, अब तो हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज, उसको इतना परिपूर्ण करना चाहिए जहाँ से लोगों को लौटना न पड़े। अब होता क्या है, मुख्यमंत्री जी आपका सबसे बड़ा सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, मैं उस मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी गया हूँ, वैसे भी गया हूँ। अब होता क्या है, अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा रेफर कर दिया जिले पर, जिले माने मेडिकल कॉलेज में, तो ठोंक बजा के लिख देते हैं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जाओ। अब वो बेचारा लाते फाने मेडिकल कॉलेज जाता है, अब मेडिकल कॉलेज से फिर वो लिख देते हैं PGI जाओ, अब फिर वो भागता वहाँ से PGI आता है, PGI बता दिया मेरे यहाँ जगह ही नहीं है। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है डॉक्टर लोगों की, अब गोरखपुर तो इतना पुराना मेडिकल कॉलेज है, वहाँ तो अच्छे डॉक्टर होंगे, वो क्यों रेफर कर देते हैं? इस पर मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ, इसको आप देखें, या रेफर करने वाली पर पार्टी खत्म हो। दूसरी बात, आप यहाँ भी कुछ संविदा पर हैं, आउटसोर्सिंग हैं, तो बेचारे क्या करें, वो तो रोज़ हमसे मिलते ही हैं। अब हमारे यहाँ एड्स की देख रेख के लिए आपने कर्मचारी रखे हैं संविदा पर। होता क्या है, जब उनके अधिकारी नाराज हो जाते हैं तो पद से उनका निकालते हैं रिजल्ट और उनको बाहर कर देते हैं। तो ये जो संविदा कर्मी है स्वास्थ्य में, तो कम से कम संविदा कर्मी न रखें। अब मेडिकल कॉलेज में संविदा कर्मी, पैरा मेडिकल सब संविदा पर आएंगे तो उतनी कायदे से काम नहीं करेंगे, परिणाम क्या होता है, भ्रष्टाचार आ जाता है। अब देखिए, जो संविदा कर्मी एक्सरे के लिए है, जरा सा झगड़ा हुआ फौरन आदमी पहुंच जाता 325 बनाने के लिए। अब वो क्या करते हैं, यहाँ एक बाल रख देंगे और इसके बाद चाहे टूटा हो चाहे ना टूटा हो, एक्सरे बना के दे देंगे, रुपया ले लेंगे। तो अगर अस्थायी कर्मचारी रहेगा तो दबाव में रहेगा, वो डरते नहीं है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है स्वास्थ्य विभाग में कम से कम आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मचारी न रखिए, और चाहे जहाँ रखिए, क्योंकि ये हमारे जीवन और उसका संबंध है। इसमें इसके नाते ये होगा कि हम जो है कम से कम हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दूसरी बात है कि आप यहाँ अब डॉक्टर तो है नहीं, मेडिकल कॉलेज आपने तमाम खोल दिया। हम आपसे रिक्वेस्ट किए, वहाँ बेहोशी वाला डॉक्टर नहीं था, ऑपरेशन कैसे हो, तो आपसे जब कहा तो आपने एक किराए का मंगा दिया, परमानेंट नहीं भेजा। वो सबके यहाँ पैसा लेके करते थे, वो आ गए। तो इस सब देखिए, एक ही इस कॉलेज को अब कितनी भीड़ है लोहिया में, कितनी भीड़ है मेडिकल कॉलेज में, कितना। अगर ये हमारे जिला अस्पताल या जिले के जो मेडिकल कॉलेज हैं ये अगर बढ़ें तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमारे यहाँ कोई बीमार होता था तो उसकी फाइनल दवा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में होती थी, लखनऊ नहीं आना पड़ता था। PGI से भी, लोहिया से भी, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज पुराना है, बहुत पुराना है,
वहीं से हम लोगों की दवा होती थी, लेकिन अब वो भी हम लोगों को भेज देता है यहाँ। अब भेजने में क्या होता है, पूरा परिवार तहस नहस हो जाता, वहाँ जगह नहीं मिलती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरा इन दलालों को पकड़वाइए, आप तो बहुत पकड़ते हैं इस हमको। ये दलाल खड़े रहते हैं, उठा के ले जाके उनके घर में डाल देते हैं, ये जो नर्सिंग होम खोले हैं। और वो दवा लिखते लिखते वो जब मर जाते हैं तो लाश भी नहीं देते, कहते हमारा 2 लाख बाकी दे के जाओ। तो कम से कम इन अस्पतालों को भी आप चेक करिए कि कितना। आपने बताया था आप आयुष्मान कार्ड की आप जांच करा लें, तो ये जो हैं छोटे अस्पताल, वो सबसे ज़्यादा एक बार एक आदमी लेके आता है, चाहे जो बीमारी हो, 5 लाख खर्च कर लेते। वो बेचारा भाग के लौट के चला जाता है हमारे पास। हमने कहा पैसा ख़त्म हो गया, PGI ले चलो। तो आपने हम लोगों को दिया तो उसमें तो कुछ दे देते हैं, लेकिन इस व्यवस्था को आप ठीक करिए जिससे ग्रामीण आदमियों को, गांव के रहने वालों को भी सुविधा मिले। गांव का आदमी लखनऊ आता है तो घर बेच के आता है, खेत बेच के आता है। सबसे 2 चीज़ें जो हमारे लिए सबसे सुलभ होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दोनों महंगी हो गई हैं। जब से WTO लागू हुआ तब से तो दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं। 5 रुपया लेके जाइए, घर भर की दवा लाइए। अब घर भर की दवाई नहीं मिलती है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ये इसमें करिए। और जो आपने बुनियादी, कितनी अच्छी बात समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, उसकी प्रशंसा नहीं करते। जब लोग उठते हैं तो सीधे ठगी, बेईमानी और कोई आरोप नहीं बचता है जो समाजवादी पार्टी के सरकार पर। आपने कोई निकाला 102, 108, ये गरीबों की प्राणदायक व्यवस्था बन गई है। और जो कमज़ोर वर्ग के सड़कों पर घरों में डकैती डाल देते थे, उनके लिए 100, जिसको आपने 112 कर, ये प्राण रक्षक वाहन है। ये किसने किया था? अखिलेश यादव जी ने किया। हाँ, हुआ ना। लेकिन मैं कहता हूँ अब मैं कहता हूँ वो एम्बुलेंस अब खराब हो गई। अब उतनी दूरी तक लखनऊ तक आने में उनको दिक्कत हो। मेरा ये कहना है कि आप इनको चेक करा लें, जो खराब है उनको बदल दीजिए और इनको गतिमान रखिए, जिससे अब रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, दौड़ के जाते हैं, लाद के जिले में ले जाते हैं, सब ले जाते हैं ना। तो इसको पुराने बहुत हो गए। हम जाते हैं, कुछ जर्जर हैं, चलते नहीं, कहता भाऊ हम मुख्यालय से जा ही नहीं पाएंगे, लखनऊ जाए नहीं। तो इसको आपसे निवेदन है, इसको जांच करा लीजिए और इसको ठीक कराइए। पैरामेडिकल और डॉक्टर की कमी वो आप पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इतने मेडिकल कॉलेज अब जब हो गए हैं, जब ये निकलेंगे 5 साल बाद, तब डॉक्टर की कमी नहीं रह जाएगी। अभी तो डॉक्टर की कमी है। अभी हम जनसंख्या के अनुपात में केवल 1000 पर 0.37 डॉक्टर हैं, जबकि WHO का मानक है 1000 पर 1 डॉक्टर। अभी आप WHO के मानक तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए इसको जरा गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। और इसको आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री रोग, हृदय रोग, बाल रोग जैसे विशेषज्ञों की भारी कमी है। मैं जानता हूँ डॉक्टर बड़े हो जाते हैं, जब झोला छाप डॉक्टर 1000 रुपया रोज कमा लेता है, कुछ पढ़ा नहीं तो पढ़ा लिखा तो कमाएगा। इनको उतनी वेतन तो दे नहीं सकते, क्योंकि आपका एक नियम है। इसके नाते डॉक्टर आपके क्षेत्र में आते नहीं, इसलिए इनको जो है आप किसी भी तरह से चाहे हायर करके 2 घंटा 4 घंटा अस्पताल में बैठवाइए, जिससे मरीजों को देख सके। मान लीजिए आपके पास नहीं है तो अच्छे स्पेशलिस्ट क्षेत्र में हैं, उन्हीं को कुछ पैसा देकर रख लें, जैसे सबको रखते हैं, तो इससे आपको हो जाएगा। नर्सों और पदों में लगभग 46% और लैब तकनीशियनों में लगभग 46% की रिक्ति देखिए, 46%। इसको भरने की कोशिश